हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अर्थात पॉक्सो एक्ट को देखेंगे, उसका पूरा विश्लेषण करेंगे और इस अधिनियम से कितने भी प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएसजे की प्री या मेंस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनको हम बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात एमसीक्यूज के रूप में भी हल करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम ऐसे लीडिंग केस को भी देखेंगे कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालय ने क्या डिसीजन दिया है समय समय पर, क्योंकि किसी केस का रेफरेंस देकर किसी प्रश्न का उत्तर देना ये एक अच्छा उत्तर माना जाता है और उसको उस पर जो है नंबर भी मेंस में अच्छा मिलता है। तो ये जो केस हैं वो बहुत लीडिंग केस हैं, आप उनको भी हल कीजिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपसे ये बताएंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर पीसीएसजे एपीओ से संबंधित जो भी सिलेबस हैं उनकी सारी सब्जेक्टों के एमसीक्यूज के रूप में वीडियो उपलब्ध हैं और आप हमारे चैनल सबको सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर इसकी सूचना मिलती रहे जैसे भी हम नए वीडियो को अपलोड करें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए देखते हैं इस अधिनियम के क्या मुख्य प्रावधान हैं, कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अर्थात यूएन जो है असेंबली के द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित एक कन्वेंशन हुआ था। इसमें भारत सरकार ने भी 11 दिसंबर सन 1992 को अपना हस्ताक्षर किया था और इसे अंगीकृत किया था। तो इस कन्वेंशन के तहत जो सदस्य देश हैं वह निम्नलिखित कार्यों के प्रति उपाय करने के लिए सहमत हुए, उस पर अपनी हस्ताक्षर किए, सहमति जारी किए। तो ये महत्वपूर्ण जो उपाय हैं वो किन बिंदुओं पर थे। तो पहला ये था कि बालकों के किसी विधि विरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप में लगाए जाने या उत्पीड़न को रोकने का प्रयास करेगा। जो इसका जितने भी राज्य इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इस कन्वेंशन को अंगीकृत किए हैं। और दूसरा है वेश्यावृत्ति या अन्य विधि विरुद्ध लैंगिक व्यवसाय में बालकों के दुरुपयोग को रोकने का हर राज्य प्रयास करेगा। और तीसरा है अश्लील क्रियाकलापों और सामग्रियों में बालकों के शोषणात्मक उपयोग को रोकने के लिए सभी राज्य प्रयास करेंगे जो इसके मेंबर हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो यह कन्वेंशन आयोजित किया गया था, तो इसी कन्वेंशन के क्रियान्वयन में उसमें जो सहमति बनी थी देशों के बीच में, उसी को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को अधिनियमित किया और बच्चों को उनका शोषण रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान किए गए। और इस अधिनियम का जो उद्देश्य है, जो पॉक्सो एक्ट है, उसका उद्देश्य ये है कि बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग रोका जाए और बालक को तथा अवयस्क व्यक्तियों की शोषण से रक्षा की जाए और उन्हें एक गरिमामय वातावरण प्रदान किया जाए जिसमें वो अपना विकास कर सकें। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को अधिनियमित किया गया था। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिनको याद करने की ज़रूरत है कि किस धारा के अंतर्गत कौन से अपराध को परिभाषित किया गया है, उसमें क्या दंड के प्रावधान किए गए हैं। तो इसको हम शुरुआत में देख लेते हैं। 3-4 अपराध हैं जो बहुत शुरू में ही दिए गए हैं और उन पर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और ख़ास करके ये सेक्शन पूछ लिए जाते हैं कि ये किस सेक्शन में है और क्या इसमें पनिशमेंट दिया गया है। तो पहला है प्रवेशनिक लैंगिक हमला अर्थात पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट। तो इसकी जो परिभाषा है वो धारा 3 के अंतर्गत दी गई है और इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति जो है अपने प्राइवेट पार्ट को किसी बालक की मुंह, यौन, मूत्रमार्ग या इस तरह के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें पेनिट्रेट कराता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है तो वह व्यक्ति धारा 3 के अंतर्गत अपराध करता है। और 4 में इसकी सज़ा के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है अर्थात पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट करता है तो उसको ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि 10 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन वह आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और इसमें जुर्माना भी इसमें लगाया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा अपराध किसी 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के साथ किया जाता है तो उस मामले में ऐसी सज़ा का जो प्रावधान है वह 20 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन वह आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 5 के अंतर्गत गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला अर्थात एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार ऐसा व्यक्ति
जो कि प्रवेशन लैंगिक हमला करता है उस दशा में उसे कहा जाएगा कि वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। जबकि ऐसा जो लैंगिक हमला है वह पुलिस अधिकारी के द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में या उसके थाने की परिसीमा में किया जाता है, किसी सशस्त्र बल या सुरक्षा बल के सदस्य के द्वारा किया जाता है, किसी लोक सेवक के द्वारा किया जाता है, किसी जेल प्रतिप्रेषण गृह, संरक्षण गृह या आदि के स्टाफ के द्वारा किया जाता है, अस्पताल के स्टाफ के द्वारा, शिक्षण संस्थान के स्टाफ के द्वारा ये किया जाता है, या ऐसा जो हमला किया जाता है उसमें उसको घातक आयुध या गर्म पदार्थ का प्रयोग करके किया जाता है, घोर उपहत कारित करके किया जाता है, या ऐसे हमले के बाद वह जो बालिका है वह गर्भवती हो जाती है तो या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह के जो गंभीर प्रकृति के जो सेक्सुअल असाल्ट हैं, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट हैं, उसको अगर इन गंभीर स्थितियों में किया जाता है तो उसे गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाता है। और इसकी जो परिभाषा है धारा 5 के अंतर्गत दी गई है, जबकि इसके बारे में जो दंड का प्रावधान है वह धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है कि जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा उसे ऐसी सज़ा से, ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि 20 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन वह आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और जुर्माना या इसमें मृत्यु दंड तक भी जो है दिया जा सकता है। और धारा 7 के अंतर्गत लैंगिक हमले को परिभाषित किया गया है कि लैंगिक हमला किसे कहते हैं। तो लैंगिक हमला से तात्पर्य है कि जो कोई इस आशय से बालक के जो ऊपर हमला करता है कि उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको स्पर्श करता है, या उसकी किसी अन्य व्यक्ति से उसको टच करवाता है इस आशय से कि उसके ऊपर सेक्सुअल असाल्ट किया जा सके, तो उसे ही लैंगिक हमला कहा जाता है। और इसका जो दंड है वो धारा 8 के अंतर्गत दिया गया है, और ऐसा जो दंड होगा वह 3 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा, लेकिन वह 5 वर्ष तक का हो सकेगा। धारा 9 के अंतर्गत गुरुतर लैंगिक हमला के बारे में प्रावधान किया गया है, और धारा 10 के अंतर्गत इसकी सज़ा बताई गई है कि जो कोई गुरुतर लैंगिक हमला करता है उसे ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन वह 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से। धारा 11 के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न अर्थात सेक्सुअल हरासमेंट को परिभाषित किया गया है। धारा के अनुसार जो कोई लैंगिक उत्पीड़न करता है वह 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकेगा। अब आइए हम इस एक्ट से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को देखते हैं, और इसके आखिरी में जब ये सारे प्रश्न हम हल कर लेंगे तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के और विभिन्न हाई कोर्ट के जो बहुत महत्वपूर्ण और लीडिंग केस हैं, जो समय समय पर डिसीजन दिए गए हैं, जिसमें जो बच्चों के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, उनको हम देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और ये काफ़ी यूजफुल होगा। तो पहला प्रश्न है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2D के अंतर्गत परिभाषित बालक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। तो धारा 2D के अंतर्गत अर्थात 2 के उपधारा घ के अंतर्गत बालक को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार ऐसा व्यक्ति बालक है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। नेक्स्ट, साझी गृहस्थी को पॉक्सो एक्ट की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो साझी गृहस्थी को अर्थात शेयर्ड हाउस होल्ड को धारा 2K के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, और इसके अनुसार साझी गृहस्थी से तात्पर्य है ऐसी गृहस्थी जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या किसी समय रह चुका है, अर्थात ऐसा जो रिश्तेदार है उसका जो उसके साथ उसके घर में ही रहता है, तो उसे ही साझी गृहस्थी कहा जाता है। नेक्स्ट, जो कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग करेगा उसे कितनी अवधि के कारावास का दंड दिया जा सकेगा। तो अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों के उपयोग के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 13 के अंतर्गत दिया गया है, अर्थात इसमें यह बताया गया है कि कब माना जाएगा कि किसी बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसा तब होता है जबकि किसी बालक की जननेंद्रियों को अर्थात उसके प्राइवेट पार्ट्स को प्रदर्शित किया जाता है, या किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में किया जाता है, या किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्वक प्रदर्शन किया जाता है, तो ऐसे कार्य को माना जाता है कि वह अश्लील कार्य हैं। और धारा 14 के अंतर्गत इसके सजा के बारे में प्रावधान किया गया है, और धारा 14 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है तो वह प्रथम दोष सिद्धि पर 5 वर्ष से अन्यून अर्थात ऐसी सजा से कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
और यदि वह पश्चातवर्ती अवसर पर उसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तो वह 7 वर्ष से अन्यून अर्थात ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि 7 वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माने से भी उसे दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट, जो कोई पॉक्सो एक्ट के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वह कार्य किया जाता है तो उसे किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 17 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है और यदि दुष्प्रेरित कार्य जो है दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो कि उस अपराध के लिए उपबंधित है। अब धारा 16 के अंतर्गत यह बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण जो है वह कितने प्रकार से किया जाएगा। तो ऐसा दुष्प्रेरण जो है वह 3 प्रकार से किया जाता है, उकसाकर, षड्यंत्र के द्वारा और साशय सहायता के द्वारा। और यही 3 तरीके से जो दुष्प्रेरण है या आईपीसी की धारा 107 के अंतर्गत भी इसी 3 प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत किए गए किसी अपराध की रिपोर्ट किसके द्वारा किया जा सकता है। तो किसी अपराध की इस अधिनियम के अधीन जो अपराध किया जाता है उसकी रिपोर्ट कैसे की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 19 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 19 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने पर जो उसकी रिपोर्ट होगी या उसकी सूचना होगी वह बालक के द्वारा, पीड़ित बालक के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा जिसे संभावना है या जानकारी है कि कोई अपराध किया गया है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो है यह सूचना या रिपोर्ट दी जा सकती है। तो ऐसी जो जानकारी है या सूचना है वो किसको दी जाएगी, तो इसके बारे में भी प्रावधान जो है धारा 19 के अंतर्गत ही किया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि विशेष किशोर पुलिस यूनिट को और स्थानीय पुलिस को, इन 2 लोगों को जो है इसकी रिपोर्ट की जा सकती है। और किसके द्वारा, यह पीड़ित बालक के द्वारा या ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे इस अपराध की जानकारी है। नेक्स्ट, पॉक्सो एक्ट की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि जब कोई व्यक्ति पॉक्सो एक्ट के तहत किए गए किसी अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहता है या ऐसी रिपोर्ट को किए जाने पर अभिलिखित नहीं करता है तब उसे 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 21 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 21 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो कोई इस अधिनियम के अधीन अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, अर्थात जानता है कि अपराध किया गया है लेकिन वह फिर भी सूचना नहीं देता है, या अगर सूचना दी जाती है, कोई पुलिस अधिकारी है अगर उसको सूचना दी जाती है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है और वह सूचना नहीं अभिलिखित करता है तो उस व्यक्ति को 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। और इसी में धारा 21 के खंड 2 के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर ऐसी जो सूचना है किसी कंपनी के भार साधक व्यक्ति के द्वारा दी जाने का उसका कर्तव्य है और वह नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में उसे 1 वर्ष तक का कारावास की सज़ा दी जा सकती है और जुर्माना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है, बालक का कथन उसके निवास स्थान या उसकी पसंद के स्थानों पर अभिलिखित किया जाएगा। तो पहला सही है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 24 के अंतर्गत दिया गया है कि कोई जो पीड़ित बालक है जिसके साथ अपराध किया गया है तो उसका जब कथन अभिलिखित किया जाता है तो उस साधारणतया ऐसे स्थान पर जो है अभिलिखित किया जाएगा जहाँ पे वह निवास करता है या ऐसे स्थान पर जहाँ वह पसंद करे या उसके पसंद के स्थान पर अभिलिखित किया जाता है। और दूसरा कथन है इस प्रकार से, पहला कथन तो सही है, दूसरा है बालक का कथन उप निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। तो यह कथन भी सही है और इसके बारे में भी प्रावधान धारा 24 के उपधारा 1 के अंतर्गत दिया गया है। और तीसरा है, बालक को रात्रि में भी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध किया जा सकता है। तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि धारा 24 की उपधारा 4 के अंतर्गत यह बताया गया है कि बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। और
चौथा है, अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी प्रकार से अभियुक्त के संपर्क में न आए। तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें जो प्रावधान है धारा 24 के उपधारा 3 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। और इस बिंदु पर एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है जिसको हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। उसमें यह गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है कि जो पीड़ित व्यक्ति है अर्थात जो बालक है वह किसी भी प्रकार से अपराधी के या अभियुक्त व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार का जो उपाय है वह न्यायालय को या मजिस्ट्रेट को करना चाहिए। नेक्स्ट, पॉक्सो एक्ट की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन को अभिलिखित किया जाएगा? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 25 के अंतर्गत किया गया है। धारा 25 में यह बताया गया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा बालकों के जो पीड़ित बालक है उसका कथन अभिलिखित किया जाएगा। और यह कथन जो है वह CRPC की धारा 164 के तहत अभिलिखित किया जाता है। नेक्स्ट, बालक की चिकित्सा परीक्षा के बारे में प्रावधान पॉक्सो एक्ट की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो पॉक्सो एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत बालक जो कि पीड़ित है और जिसके साथ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है तो उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 27 में किया गया है। और इसके अनुसार जबकि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया जाता है तो ऐसे जो बालक है उसकी जो परीक्षा है मेडिकल एग्जामिनेशन है वो धारा 164A CRPC के अनुसार अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार उसका जो है एग्जामिनेशन किया जाएगा। और जहां पीड़िता जो है वह कोई बालिका है तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वह किसी महिला डॉक्टर द्वारा ही किया जाएगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन जो है अर्थात चिकित्सा परीक्षा जो है बालक के माता पिता या ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाएगा जिस पर जो है बालक भरोसा या विश्वास करता है। नेक्स्ट, पॉक्सो एक्ट के तहत किए गए अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किए जाएंगे? तो धारा 28 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय की जो नियुक्ति है या उसकी स्थापना है राज्य सरकार के द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाएगी। और ऐसे जो विशेष न्यायालय हैं इसमें जो है कोर्ट ऑफ सेशन अर्थात सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में सशक्त किया जाएगा। नेक्स्ट, पॉक्सो एक्ट के तहत किए गए अपराधों का विचारण करने के लिए किस न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में सशक्त किया गया है? तो जैसा अभी हमने बताया है कि धारा 28 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि विशेष न्यायालय के रूप में सत्र न्यायालय को सशक्त किया जाएगा। नेक्स्ट, पॉक्सो एक्ट की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के मामले में न्यायालय अभियुक्त के आपराधिक मानसिक दशा अर्थात तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 30 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 30 में यह बताया गया है कि न्यायालय यह मानकर चलेगा कि अभियुक्त व्यक्ति का जो आशय था वह आपराधिक आशय था अर्थात वह आपराधिक मनोदशा के साथ वो अपराध किया था। और यदि वह यह कहता है कि नहीं उसका ऐसा कोई आशय नहीं था तो ये इस बात को उसे साबित करना होगा। यहाँ न्यायालय यह मानकर चलेगा, यह उदाहरण करेगा कि उसकी जो आशय था वह आपराधिक आशय था। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 30 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार पॉक्सो एक्ट के तहत किए गए अपराधों में मामलों का संचालन करने के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 32 के अंतर्गत किया गया है। धारा 32 में यह बताया गया है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत सशक्त किए गए प्रत्येक स्पेशल कोर्ट में अर्थात विशेष न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगा। तो विशेष लोक अभियोजक ऐसा व्यक्ति नियुक्त होगा जिसे 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए उसकी प्रैक्टिस का। नेक्स्ट, पॉक्सो एक्ट की धारा 33 के अधीन सशक्त विशेष न्यायालय किस प्रकार से मामले का संज्ञान ले सकता है? तो ये जो विशेष न्यायालय हैं वो धारा 28 के तहत बनाए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा। और धारा 33 में यह बताया गया है कि ये विशेष न्यायालय किस प्रकार से मामले का संज्ञान ले सकते हैं। तो धारा 33 में यह बताया गया है कि इस प्रकार के जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जबकि उस न्यायालय को उस अपराध का परिवाद प्राप्त होता है या पुलिस रिपोर्ट अर्थात इन दोनों तरीकों से उसका संज्ञान ले सकता है।
नेक्स्ट, धारा 35 के अंतर्गत बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने की तिथि से कितनी अवधि के भीतर अभिलिखित किया जाएगा। तो अपराध का जो संज्ञान है वो धारा 33 के तहत न्यायालय लेता है, और जब ऐसे अपराध का संज्ञान ले लेता है तो धारा 35 में यह बताया गया है कि ऐसे संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर जो है बालक के साक्ष्य को अभिलिखित किया जाएगा। नेक्स्ट, पॉक्सो एक्ट की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि विशेष न्यायालय मामलों का विचारण बंद कमरे में बालक की माता पिता या अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 37 के अंतर्गत किया गया है। धारा 37 में यह बताया गया है कि विशेष न्यायालय मामलों का विचारण बंद कमरे में और बालक के माता पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा जिस पर बालक का भरोसा हो। तो इस प्रकार से इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 37 के अंतर्गत किया गया है। धारा 37 के उपधारा 2 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जहां विशेष न्यायालय की यह राय है कि बालक की परीक्षा न्यायालय से भिन्न किसी स्थान पर किया जाना चाहिए, अर्थात ऐसे न्यायालय में नहीं करके कहीं अन्यत्र किसी स्थान पर उसकी परीक्षा की जानी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उस स्थान पर उपस्थित होने के लिए न्यायालय क्या करेगा, सीआरपीसी की धारा 284 के तहत कमीशन जारी कर सकता है कि वहाँ पर बालक या उसके परिवारीजन उसको बालक को लेकर के वहाँ पे उपस्थित हों। नेक्स्ट, राज्य सरकार कब बालक को सहायता करने के लिए विशेषज्ञ की सहायता उपलब्ध कराएगी। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 39 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें धारा 39 के अनुसार राज्य सरकार जो है विचारण से पूर्व या विचारण के प्रक्रम पर, अर्थात इन दोनों प्रक्रम पर, चाहे वो विचारण से पहले या विचारण के दौरान, जो पीड़ित बालक है उसे सहायता करने के लिए किसी चिकित्सक को, जो कि मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य या मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कार्यकर्ता, इन सब की जो है सहायता उपलब्ध करा सकता है। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि बालक का संरक्षक पॉक्सो एक्ट के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए अपनी पसंद के विधिक काउंसिल की सहायता लेने के हकदार होंगे, कि अर्थात जब कि कोई अपराध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित व्यक्ति है उसके परिजन हैं या उसके गार्जियन हैं तो वह अपनी पसंद के विधिक काउंसिल की सहायता लेने के हकदार होते हैं, और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 40 के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 40 के परंतुक में यह प्रावधान किया गया है कि यदि बालक का कुटुंब या संरक्षक विधिक काउंसिल का व्यय या खर्च उठाने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में जो विधिक सहायता प्राधिकरण होता है तो उसको वकील उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट, धारा 45 के तहत पॉक्सो एक्ट के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है। तो धारा 45 में यह बताया गया है कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। तो अर्थात इस एक्ट के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए जो नियम बनाने की शक्ति है वह केंद्र सरकार के पास है। नेक्स्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम अर्थात पॉक्सो एक्ट 2012 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो इसमें जो है कुल 46 धाराएं हैं। नेक्स्ट, यदि पॉक्सो एक्ट के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक उपबंध किसके द्वारा बनाया जाएगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 46 के अंतर्गत दिया गया है, और धारा 46 में यह बताया गया है कि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में अगर कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार के द्वारा उसको जो है दूर करने के लिए आवश्यक उपबंध किया जा सकता है। नेक्स्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में सन 2019 में संशोधन किया गया। तो यह संशोधन कब से प्रभावी है। तो यह संशोधन जो है यह 16 अगस्त सन 2019 से प्रभावी है। नेक्स्ट, बालक संबंधी अश्लील साहित्य अर्थात चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पॉक्सो एक्ट में सन 2019 में जोड़ा गया। तो इसे किस धारा के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो इसे जो है धारा 2DA के अंतर्गत जो है इसे परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, पॉक्सो एक्ट के बारे में लोक जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 43 के अंतर्गत किया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो है अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता फैलाने का जो है उसका कर्तव्य है, और इसके बारे में प्रावधान किया जाएगा।
तो अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है ऐसा कार्य करेंगी। नेक्स्ट, पॉक्सो एक्ट के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जाएगी? तो धारा 44 के अनुसार इस अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग जो है राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग हैं इनके द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। नेक्स्ट, धारा 22 के अधीन जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मानहानि करने या अपमानित करने के आशय से उस पर इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 या धारा 9 के अधीन अपराध का झूठा परिवाद करेगा या झूठी सूचना उपलब्ध कराएगा तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो धारा 22 के अनुसार जो व्यक्ति धारा 3, धारा 5 या धारा 9 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर झूठा परिवाद करेगा ताकि उसे अपमानित किया जा सके या उसकी मानहानि की जा सके या उसको धमकी दी जा सके, तो इस आशय से उसके ऊपर आरोप लगाता है या झूठा परिवाद करता है तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। लेकिन जबकि ऐसा जो आरोप है किसी बालक के द्वारा किया जाता है, अर्थात कोई मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना जो है किसी बालक के द्वारा दी जाती है तो उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा। और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 22 की उपधारा 2 के अंतर्गत किया गया है। धारा 2 के उपधारा 2 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे शब्द जो कि पॉक्सो एक्ट में तो प्रयुक्त किए गए हैं लेकिन वे परिभाषित नहीं हैं और वे जो शब्द हैं वो भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी में, सीआरपीसी में अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता या किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में परिभाषित हैं तो उनका वही अर्थ होगा जो कि उक्त विधियों में दिया गया है। तो इस प्रकार से जो शब्द पॉक्सो एक्ट में जो परिभाषित हैं उनका तो परिभाषा या अर्थ वही होगा जो कि इसमें दिया गया है, लेकिन ऐसे शब्द जो कि इसमें प्रयुक्त किए गए हैं लेकिन वो परिभाषित नहीं किए गए हैं और वे शब्द आईपीसी, सीआरपीसी, किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम आईटी एक्ट में परिभाषित हैं तो उनको जो अर्थ है वही माना जाएगा जो कि इन विधियों में दिया गया है। अब हम इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो समय समय पर इम्पॉर्टेंट डिसीजन आए हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की गई हैं या कुछ इस तरह से डिसीजन दिए गए हैं तो उनको हम हल करेंगे क्योंकि ये मेंस की एग्ज़ाम के लिए विशेष करके बहुत महत्वपूर्ण है। प्री में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं तो हम इनको डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। तो स्वतंत्र विचार बनाम भारत संघ अर्थात इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या 15 से 18 साल की उम्र की लड़की होने के नाते एक पुरुष और उसकी पत्नी के बीच यौन संबंध बलात्कार होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सामान्य नियम तो यह है कि 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो भले उस महिला की कंसेंट से किया गया हो तो वह रेप होगा, लेकिन धारा 375 के अपवाद 2 के अंतर्गत यह अपवाद दिया गया है इस सामान्य नियम का और धारा 375 के अपवाद 2 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ संभोग करता है तो वह बलात्कार नहीं होगा अगर उस पत्नी की जो आयु है वह 15 वर्ष से अधिक है। तो यहाँ पे 15 वर्ष से अधिक की आयु की महिला के साथ अगर ये सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है लेकिन फिर भी वह रेप नहीं होता है। तो इसी प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर विचार करते हुए कहा और इस जो अपवाद है धारा 375 के 2 का इस अपवाद के दायरे को कम कर दिया और भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के बीच असंगति को हल किया। क्योंकि सीधी पॉक्सो एक्ट में जो है जो प्रोविजन है और आईपीसी 375 का अपवाद 2 है यह एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं और इस विपरीत जो स्थिति है इसी को स्पष्ट करने की कोशिश सर्वोच्च न्यायालय ने किया और यह कहा कि अधिनियम द्वारा विवाहित महिला के मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिए वैवाहिक जो संभोग के लिए सहमति की आयु है वह 18 वर्ष कर दिया गया। अर्थात इस केस के द्वारा जो धारा 375 का अपवाद 2 है उसके प्रोविज़न को समाप्त कर दिया गया है और इसमें यह कहा गया है कि यह जो है वैवाहिक यौन संभोग के लिए भी सहमति की आयु 18 वर्ष होगी। अर्थात कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ अगर संभोग करता है और उस पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम है तो वो भी वह रेप माना जाएगा।
और न्यायालय ने कहा कि आईपीसी के इस अपवाद ने विवाहित और अविवाहित लड़कियों के बीच में एक अनावश्यक और कृत्रिम अंतर बनाया है जो कि तर्कसंगत नहीं है, और इससे जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 15 जो कि लैंगिक आधार पर भेदभाव की बात करता है, तो इसके तहत यह मनमाना है और भेदभावपूर्ण है तथा मानवीय गरिमा का भी यह उल्लंघन करता है। तो इसे जो है न्यायालय ने यह भी कहा कि यह अपवाद पॉक्सो सहित अन्य बाल समर्थक विधानों के विपरीत था। इसीलिए दूसरा केस है भारत के महान्यायवादी बनाम सतीश और अन्य, ये 2021 का केस है। ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। इसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट को जो परिभाषित किया गया और उसमें ये बताया गया था कि रेप के मामले में स्किन टू स्किन कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले महाराष्ट्र हाई कोर्ट के द्वारा एक विवादित डिसीजन दिया गया था और उसमें यह कहा गया था कि जब तक स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं होता है तब तक यह नहीं माना जाएगा कि उसके साथ रेप किया गया है। तो भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश एंड अदर्स, तो इस केस में देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था। इसमें पॉक्सो अधिनियम को लागू करने का मूल उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है, और यदि इस तरह की संकीर्ण व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह बहुत ही हानिकारक स्थिति को जन्म देगा और अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा, क्योंकि उस मामले में दस्ताने, कंडोम, चादर या कपड़े के साथ बच्चे के शरीर के यौन या गैर यौन अंग पर यौन इरादे से किए गए हमले जो है अपराध नहीं माने जाएंगे। और इसीलिए अधिनियम की धारा 7 के तहत यौन हमले के अपराध का गठन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है यौन मंशा है, अर्थात उस व्यक्ति की जो अपराधी है उसका जो मंशा है, उसकी मेंसरिया है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चे के साथ त्वचा से त्वचा संपर्क नहीं इतना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि तो कोई व्यक्ति रेप करते समय यदि वह कंडोम यूज करता है तो ऐसी स्थिति में अगर इस सिद्धांत को मान लिया जाए स्किन टू स्किन कांटेक्ट को, तो वह रेप नहीं माना जाएगा। इस केस में यह भी कहा गया कि पॉक्सो अधिनियम को लागू करने का मूल उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है, और यह यदि जो है इस तरह की संकीर्ण व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह बहुत ही हानिकारक स्थिति को जन्म देगा और अधिनियम के उद्देश्य को ही विफल कर देगा। नेक्स्ट केस है साक्षी बनाम भारत संघ। यह 2004 का केस है सर्वोच्च न्यायालय का। इसमें जो है बाल शोषण या बलात्कार के लिए सुनवाई करते समय कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जहां पीड़ित और अभियुक्त का आमना सामना न हो सके, क्योंकि अभियुक्त पीड़िता के मन में भय उत्पन्न कर सकता है, और जिन प्रश्नों को प्रति परीक्षा में परखा जाना है उन्हें न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। तो यह जो महत्वपूर्ण केस है साक्षी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया था। नेक्स्ट है अलख आलोक श्रीवास्तव बनाम भारत संघ और अन्य। तो यह 2018 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एक बच्चा जो है वह मानव जाति के लिए एक शानदार उपहार होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यह लाइन भी पूछी जा सकती है कि यह किस केस में ऐसा जो स्टेटमेंट दिया गया था। तो यह स्टेटमेंट अलख आलोक श्रीवास्तव बनाम भारत संघ और अन्य 2018 में दिया गया था। तो इस केस में यही कहा गया कि एक जो बच्चा होता है मानव जात के लिए एक शानदार उपहार होता है और उसके प्रति मनुष्य में किसी भी प्रकार की कामुक इच्छा की कल्पना नहीं की जा सकती है। जब एक बार इस तरह के अपराध का शिकार वह बच्चा हो जाता है या हो जाती है तो उसके दिमाग पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है और उसमें मानसिक पीड़ा, दुख और हमेशा भय जो है हमेशा के लिए बन जाता है। तो इस तरह के बाल शोषण को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है, और इसलिए बलात्कार के संदर्भ में बच्चे शब्द को परिभाषित करने और इसे और व्यापक अर्थ देने की जो है आवश्यकता है। तो इस प्रकार के अपराध में शामिल अपराधियों के लिए कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ऐसा भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था। तो इस प्रकार से ये जो केस हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसके जो कंटेंट हैं सीधे प्रॉब्लम के बेस में इस समय पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब लोक सेवा आयोग का जो पैटर्न है वो बदल रहा है और वो नए तरीके से प्रश्नों को पूछ रहा है। जैसा कि एपीओ 2022 की परीक्षा में, मेंस की परीक्षा में पूछा गया है, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न इस तरह से हैं जो सीधे सीधे प्रॉब्लम बेस दे दिए गए हैं, जो किसी केस का जो है दृष्टांत ही उठा कर रख दिया गया है, वहाँ पे प्रूव करना है। तो अगर ये सब केस
पता रहेगा आपको और इसके कंटेंट पता रहेंगे तो आप इसको बेहतर तरीके से लिख पाएंगे और बहुत अच्छा नंबर इसमें मिलेगा। तो इसी के साथ हम इस अधिनियम को समाप्त करते हैं। इसमें लगभग सभी हमने बिंदुओं को कवर कर लिया है और ख़ास करके जो MCQs हैं और ये जो केस हैं इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखें और हो सके तो इसे कहीं नोट कर लें, वो बेहतर होगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और हमारे और भी वीडियो समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।